जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। सावन मास के पहले पवित्र सोमवार की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग अपना जीएस की क्लास जो बेसिकली बनी हुई है ग्रुप डी के लिए स्पेसिफिक, जो हमने प्लेलिस्ट चला रखा है साइंस वाला, उसमें आज हम बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे वही जो आपके आसपास कुछ है, जिसे आप जोड़ के देख पाएंगे अपने जीवन से और अपने शरीर से, और सही में ये जान पाएंगे कि हम कहाँ से आए हैं और हम किसके जैसे हैं और इसके प्रमाण क्या हैं। आपने कभी देखा है कि आपके इन हाथों के बीच में ये जो चमड़े हैं, ये किसी जानवरों में थोड़े बड़े होते हैं, ये सारे मेंढक में बड़े होते हैं, और पानी में तैरने वाले अधिकांश जानवरों के उंगलियों के बीच में इस तरह की जालिकाएं पाई जाती हैं, और आप में भी हैं, ख़त्म नहीं हुआ है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं वहाँ से भी आए हैं। फिर आपकी आँखों में ये कोने में पड़ा हुआ है मांस का एक छोटा सा वेस्टिजियल ऑर्गन, जो जलीय जंतुओं में बहुत ज़बरदस्त है। वो पानी में जब तैरते हैं तो उसको गिरा लेते हैं और आराम से तैरते हैं, चश्मा जैसा काम करता है। बट आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं मछली से बन के आए हो या मेंढक आदि से बन के आए हो। आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल हैं अगर, तो कहीं ना कहीं आप मैमल से आए हैं, जो ये 4 पैर वाले स्तनधारी जंतु। आपके कान की कुछ मसल्स हैं, आपके दांतों में कुछ ऐसे दांत हैं, आपके पेट में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, आपके पीठ में रीढ़ की हड्डी के नीचे बिल्कुल पूंछ जैसी कुछ निकली हुई है, अंतिम हड्डी। ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि हमारे पूर्वज लगभग कौन जानवर रहे होंगे। पूंछ वाले रहे होंगे, पानी में तैरने वाले रहे होंगे, ज़मीन पर रेंगने वाले रहे होंगे, स्तनधारी रहे होंगे। इन सब से हमारा विकास हुआ होगा। और जब हम ये बात करते हैं दोस्तों, तो फिर हम इसे कहते हैं कि इवोल्यूशन क्या है, उत्विकास क्या है। जीव विज्ञान में यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछता है कि लैमार की थ्योरी क्या है, पूछेगा कि डार्विन की थ्योरी क्या है, पूछेगा उत्परिवर्तन का उदाहरण दीजिए, किसने दिया, उत्परिवर्तन कैसे प्रभावित होता है, और ये भी पूछेगा कि इस फलाने पुस्तक को किसने लिखा है। तो इन सब की जानकारी के लिए हम लोगों को पढ़ना होगा ये वाला वीडियो। शुरू में कुछ बातें की गई हैं कि भाई कुछ जानवरों में, कुछ जीवों में पंख पाए जाते हैं, लेकिन कुछ के पंख एकदम मुलायम होते हैं, अगर आप मसल दीजिए तो पाउडर की तरह उड़ जाएगा, यानी उनका पंख किसी और चीज़ का बना है। कुछ जानवरों के पंख होते हैं जैसे आपके हाथ होते हैं, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, वैसे जैसे चमगादड़। कुछ जानवरों के पंख में फेदर लगे होते हैं, वो अलग कॉम्पोजिशन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चमगादड़, पक्षी, इन सब का विकास एक ही जगह से हुआ हो, बाद में उनमें चोंच आ गई, किसी का चोंच नहीं आया तो मुंह बन गया। ये इवोल्यूशन कहलाता है। लाखों साल की प्रक्रिया के बाद, 10 लाख 15 लाख साल की प्रक्रिया के बाद ये सब अब अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ गए। कोई पक्षी पक्षी ही रह गया, कोई पक्षी से सुधर करके बन गया स्तनधारी, कोई पानी से निकल के रेंगने लगा तो वो बन गया एम्फीबियंस, मतलब मछली ही मेंढक का मेन पिता है। क्योंकि देखो, जो मछली का बचपन है और जो मेंढक का बचपन है, दोनों में एकदम एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन मेंढक में 2 हाथ 2 पैर हो जाते हैं, मछली में वो केवल तैरने वाला फ्लिपर रह जाता है। तो बिना 1 मिनट देर किए हुए आज हम लोग सावन के इस पवित्र दिन पर, जो महादेव का बहुत प्रिय है, सावन का सोमवार, इस मौके पर हम लोग आज एक विशेष लेक्चर करेंगे। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है और बनता ही है, बाद में हम क्वेश्चन बताएंगे क्या करना है। चलिए आइए वीडियो को, कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा, शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे लिखा हुआ है जैव विकास यानी बायोटिक इवोल्यूशन, और ये विषय है साइंस का। प्रमुख वैज्ञानिक हैं लैमार्क,
डार्विन, वेलेस और ह्यूगो डी ब्रीज। फिर से सुनिएगा, जैव विकास के प्रमुख वैज्ञानिक हैं लैमार्क, डार्विन, वेलेस और ह्यूगो डी ब्रीज। हमारे विकास का जो प्रमाण मिला है वर्गीकरण से मिला है। आप जानते हैं कि प्रोटोजोआ में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा में पोरीफेरा, एनालिडा में केचुआ, मोलस्का में घोंघा और ऑक्टोपस ये होता है। तुलनात्मक शरीर से प्रमाण मिला है कि भाई एक व्यक्ति के शरीर में वो तमाम चीज़ अभी टुकड़े में पाया जा रहा है जो किसी में पूरी तरह से विकसित पाया जाता है। अवशेषी अंगों से प्रमाण, यानी वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, मैंने बताया कि शरीर पर बाल पाया जाना, आँख में निकटेटिंग मेम्ब्रेन का पाया जाना, पुच्छ कशेरुका का पाया जाना, ये सब बताता है कि हमारे पूर्वजों में ये सब था। हमारे पीछे पूँछ नहीं निकली है, लेकिन पूँछ वाली हड्डी तो है। अंतिम हड्डी लंबी से जो निकली पूँछ वाली है, यानी कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज पूँछ वाले रहे होंगे और लाखों साल में पूँछ घिस घिस के ख़त्म हो गई होगी और हम मनुष्यों में पूँछ नहीं। पूर्वजता से प्रमाण आपके पूर्वज को मिला लीजिए और देख लीजिए क्या उसमें से मिलता है आपसे। तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, बचपन की अवस्था देख लीजिए, सबका एक जैसा है, चाहे वो चूहा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे खरगोश हो, इन सब का, यानी ये कहीं ना कहीं एक साथ में इन्हीं से बने हैं एक दूसरे से। इसके बाद छठवां है आनुवंशिकता से प्रमाण, यानी हेरिडिटी से। सातवां है जीवाश्म से प्रमाण, यानी फॉसिल से एविडेंस क्या मिला है। तो जीवाश्म क्या होता है, कहते हैं कि जब भी कोई जीव हजारों साल पहले किसी धरती की घटना के कारण नीचे दब गया हो और उसके ऊपर पत्थर गिर गए हों, जब किसी जीव पर पत्थर गिरेगा, जैसे मान लीजिए आप और हम हैं, कहीं भूकंप आया और उसमें हम दब गए, हमारे ऊपर कई हजार टन का पत्थर गिर गया, तो हमारा जो शरीर था बालू में दबा है, तो शरीर तो गल जाएगा, शरीर क्या होगा, गल जाएगा, लेकिन उसकी जो हड्डियां हैं वो बालू में अंदर जा करके अपना निशान छोड़ जाएंगे। और हमारे मरने के बाद, यानी किसी भी जीव जो दबा है उसके मरने के 1000, 2000, 3000 साल पहले जब वहाँ वैज्ञानिक खुदाई करने आएंगे और जब पत्थर को हटाएंगे तो देखेंगे कि एक खोपड़ी जैसा है, 2 हाथ जैसा है, कमर जैसी हड्डी के पूरे प्रमाण बचे हैं। इसी को फॉसिल कहते हैं। फॉसिल मतलब जीवाश्म। और आज भी कहीं ना कहीं अंटार्कटिका में बहुत बड़े ममूथ की जो एलिफेंट है उसका प्रमाण मिला है जीवाश्म से। कहीं ना कहीं जगह आर्कियोप्टेरिक्स का प्रमाण मिला है, जो पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, आर्कियोप्टेरिक्स इसका किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, तो ये भी एक प्रमाण बताता है। इसके बाद आता है कि समजात अंग कौन होते हैं। फिर से पढ़िएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समजात अंग यानी होमोलॉगस ऑर्गन कौन है, कह रहे हैं जो देखने में असमान हो लेकिन भ्रूणीय संरचना में समान हो, या कि वे अंग जो देखने में असमान हो लेकिन भ्रूणीय संरचना में समान हो। आप मनुष्य का हाथ देखेंगे, घोड़े की अगली टांग देखेंगे, चमगादड़ का पंख देखेंगे और तितली का पंख देखेंगे, ये देखने में एक समान बिल्कुल नहीं है। घोड़े का अगला पैर दौड़ने के काम आता है, आदमी का हाथ पकड़ने के काम आता है, चमगादड़ का पंख उड़ने के काम आता है। लेकिन जब आप इसको जाकर के इसको मांस निकाल के देखेंगे ना तीनों का, तो तीनों में एक ही हड्डी होती है। ये है रेडियस, ये है अल्ना, ये है फेलेंजेज, ये है कार्पल, ये है मेटाकार्पल। और यही आपको घोड़े में मिलेगा और यही आपको मिलेगा चमगादड़ की पंख में। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तीनों एक जगह से आए हैं, तीनों एक ही जगह से विकसित हुए हैं। तो ये हो गया होमोलॉगस ऑर्गन। समवृत्तीय अंग कौन है, एनालॉगस ऑर्गन, जो अंग देखने में समान हो लेकिन भ्रूणीय संरचना में अलग है। दोज ऑर्गन विच आर सिमिलर इन आउटर स्ट्रक्चरिंग, आउटर फॉर्मेशन, बट आर डिसिमिलर इन देयर एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट। मतलब जो देखने में समान हो लेकिन भ्रूणीय संरचना में अलग हो, उन्हें क्या बोलते हैं, समवृत्तीय अंग कहते हैं। जैसे आप देखिए, पंख देखने में समान है चमगादड़ का भी और पंख देखने में समान है तितली का भी, पंख देखने में समान है तितली का भी, और पंख देखने में समान है किसका, पक्षी का भी। तीनों का पंख है, तीनों का काम है उड़ना। लेकिन आप देखेंगे चमगादड़ का जो पंख है मनुष्य के हाथ जैसी ही उसमें सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, टीबियो, फिबुला, ठीक है, कार्पल, मेटाकार्पल, ये सब पाया जाता है। अगर आप चमगादड़ का पंख देखेंगे तो ये पाया जाएगा, पक्षी में देखेंगे तो वो भी लगभग वही संरचना, उसमें फेदर पाया जाता है। अगर हम तितली पे देखेंगे तो क्यूटीन का बना होता है, क्यूटीन का पाउडर जैसी संरचना, उससे वो उड़ता है। तो ये होमोलॉगस और ये एनालॉगस ऑर्गन हो गया। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आते हैं अवशेषी अंग पे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वेस्टिजियल ऑर्गन वे होते हैं जो लाखों साल पहले हमारे शरीर में हमारे पूर्वजों के रूप में
हमारे शरीर में एक्टिव था, हमारे शरीर में सक्रिय था, लेकिन विकास के घटनाक्रम में उनमें से जो यूजफुल रहे वो तो पड़े रह गए और जो यूजलेस रहे वो कहीं ना कहीं सिकुड़ करके अवशेषी अंग बन गए। हमारे शरीर में 100 से ज़्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन है। फिर से सुनिएगा कि हमारे शरीर में 100 से ज़्यादा अवशेषी अंग हैं, 100 से ज़्यादा अवशेषी अंग हैं। इसका मतलब कि हमें हमारे शरीर के बचे हुए अवशेषी अंग हमारे पूर्वजों से हमारे लक्षण को मैच करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स। अब अगला आएगा जीवाश्म क्या है। मैंने बताया कि वे जीव जो हजारों लाखों साल पहले कहीं पर दब गए रेत में, मट्टी में, और वो तो गल गए लेकिन उनके शरीर का जो ढांचा था वो डिज़ाइन उस मिट्टी पे छप गया। इसे आप फॉसिल्स कहते हैं। और इसमें पूछता है कि इसमें ममूथ क्या होता है, एक अफ्रीकन बड़ा हाथी, और पूछेगा कि आर्क्योप्टेरिक्स क्या है, एक पक्षी और एक रेप्टाइल, दोनों एक साथ में, उसमें चोंच भी थी, उसके पास पूंछ भी थी, दोनों चीज़ था। तो ये है। लैमार्कवाद पे आते हैं तो लैमार्क का जो थ्योरी है वो जैव विकास में इम्पॉर्टेंट है। थ्योरीज और डेवलपमेंट में लैमार्क साहब का बहुत नाम है। लैमार्क साहब ने कहा कि इन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ है उसका वातावरण से सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर जो है कोई चीज़ जहाँ रहता है, कोई चीज़ अगर गर्म जगह पे रह गया तो वैसे अडॉप्ट कर जाएगा, कोई चीज़ बर्फ़ में रह गया तो वैसे अडॉप्ट कर जाएगा। जो काम करेगा व्यक्ति वो उसके अगले लक्षण में आ जाएगा। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया जिराफ का। उन्होंने कहा साहब जिराफ जो पहले था ना, वो पहले क्या था, वो बकरी जैसा छोटा था। जब नीचे पूरी घासें भर भर के होती थी पूरे अफ्रीका में, पूरे एशिया में, तो वो उन घासों को वैसे खाता था। लेकिन समय के साथ जब उन्होंने घासें चर लिया, उनके हेड के नीचे की सारी घासें, तो वो फिर अब ऊंची वाली घासें खाने के लिए उचकने लगे, और इस तरह से उचकते उचकते उनकी गर्दन लंबी होने लगी। फिर जब उन्होंने झाड़ी आकार की घासों को खा लिया, पत्तियों को खा लिया, तो झाड़ी से बड़े वाले जो वृक्ष थे वहाँ पे बच गया पत्ती, फिर वो उसके लिए उचकने लगे। और ये करते करते हजारों लाखों साल में जिराफ की गर्दन बकरी से लेकर के 5 मीटर, 7 मीटर, 2 मीटर, जो भी आपको लगता है उतनी लंबी हो गई। ये मेरा कहना नहीं है, लैमार्क साहब का कहना है। लैमार्क की पुस्तक का नाम पूछता है, उसका नाम है फिलोसोफिक जूलॉजिक। उसकी पुस्तक का नाम है फिलोसोफिक जूलॉजिक। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि फिलोसोफिक जूलॉजिक किसकी पुस्तक का नाम है, तो मिस्टर लैमार्क का है। उन्होंने 2 थ्योरी दिया था कि वातावरण का सीधा प्रभाव और उपार्जित लक्षणों की वंशागति। वही उदाहरण क्या लेंगे आप, जिराफ की गर्दन वाला। ठीक है, तो फिर उसका कई लोगों ने विरोध किया कि भाई अगर ऐसा होता कि जो आदमी का लक्षण है वो उसकी अगली पीढ़ी में चला जाए, तो जो पहलवान है उसका लड़का पहलवान होना चाहिए। ठीक है, मतलब सुशील कुमार का जो लड़का है वो पैदा होते ही अपना ताल ठोक देगा कि आओ, कौन आएगा मैदान में। या फिर सचिन तेंदुलकर का लड़का पैदा होते ही बोलेगा कि बैट लाओ, बॉल लाओ। और ऐसा होता तो ऐसा होता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लंगड़े का लड़का लंगड़ा होता, ठीक है, कुम्हार का लड़का कुम्हार होता, अंधे का लड़का अंधा होता। बट ये बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह से लैमार्कवाद को मान्यता नहीं मिल पाई, लेकिन उसने शुरुआत कर दी जैव विकास के सिद्धांतों में अपनी थ्योरीज के द्वारा। उसके बाद उनमें संशोधन करके आते हैं डार्विन। मिस्टर डार्विन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिया देखिएगा कहाँ के रहने वाले हैं, और सरकारी महकमे में थे। सरकार ने इनको रिसर्च करने के लिए एक जहाज़ दिया। उस जहाज़ का नाम था HMS बीगल। उस जहाज़ का क्या नाम था बच्चों, HMS बीगल। और वो जहाज़ लेकर के वो अलग अलग आइलैंड जाते हैं, जिन्हें गैलापैगो आइलैंड कहते हैं। फिर से सुनिएगा, HMS बीगल जहाज़ पर बैठकर डार्विन साहब जाते हैं गैलापैगो आइसलैंड, और जहाँ पे पक्षियों के द्वीप थे। उन्होंने अलग अलग पक्षियों को देखा और उन्हें फिंचे कहा। क्या कहा बच्चों, फिंचे कहा। गैलापैगो आइलैंड पे गए, उन्होंने जहाज़ का नाम था HMS बीगल, और पक्षियों का जो ग्रुप उन्होंने नाम दिया, जिसको उन्होंने स्टडी किया, वो कह रहा है डार्विन फिंचेज। और इस तरह से डार्विन का नाम मशहूर रहा। इनकी संतान, इन्होंने जो थ्योरी दिया उसमें था संतान उत्पत्ति की क्षमता, जीवन संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता और प्राकृतिक वर्ण। इन्होंने सीपी का उदाहरण दिया और कहा कि सीपी एक साथ में लाखों अंडे देती है, और लाखों अंडे अगर जीवित रह गए तो उनमें जीवन संघर्ष होता है, और जीवन संघर्ष में कुछ दर्जन बच जाते हैं, बाकी या तो खा लिए जाते हैं या तो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद बचा क्या, योग्यतम की उत्तरजीविता, मतलब कि उसमें जो योग्य रहेगा वो जिएगा। उन लाखों सीपी के अंडों में से कुछ दर्जन बच गए, उसके बाद जो योग्य रहेगा वही जिएगा। और लास्ट में लिखा प्राकृतिक वर्णवाद। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूछता है डार्विन की सारी चारों थ्योरीज में सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी कौन है। मैंने 3 हैश लगाया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है प्राकृतिक वर्णवाद। इसके अनुसार डार्विन कहते हैं
कि जिसे प्रकृति अंतिम रूप से चयनित करती है, वरमाला डालती है, वही व्यक्ति इस धरती पर सर्वाइव करता है। यानी ताकतवर व्यक्ति ही सर्वाइव करेगा, ज्ञानवान व्यक्ति ही सर्वाइव करेगा। तो आपको क्या बनना पड़ेगा? ताकतवर और ज्ञानवान, इन दोनों में से कुछ भी आपके पास है तो आप सर्वाइव कर जाएंगे, अदरवाइज जीवन संघर्ष में समाप्त हो जाएंगे। लास्ट वाला है उत्परिवर्तनवाद, जिसे म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं। उसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था मिस्टर ह्यूगो डिब्रीज। और ह्यूगो डिब्रीज ने लैमार्कवाद और डार्विनवाद से हट करके एक थ्योरी दी। उनके अनुसार कोई जीव के जो जेनेटिक सेल होती है, मतलब कि जो जनन कोशिकाएं होती हैं, उनमें यदि अचानक परिवर्तन आ गया, फिर से सुनिएगा, किसी जीवधारी, उसमें जीव और पौधे दोनों आएंगे, उनकी जनन कोशिकाओं में जो सडन चेंज आ जाता है उनके बेस सीक्वेंस में, उनके केमिस्ट्री में, उससे नए संतान की उत्पत्ति होती है। और ये म्यूटेशन हमेशा जो होता है, क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव म्यूटेशन में वेरिएशंस आता है, वेरिएशन मतलब विभिन्नता आती है, और विभिन्नताएं हमेशा लाभप्रद होती हैं। इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री या असूत्री विभाजन की तुलना में ज़्यादा लाभप्रद मानी जाती है। तो कुल मिलाकर के आज हमने बात किया कि आपके कान में, कुछ मर्दों के कान में बाल पाए जाते हैं, कुछ लोगों के, सबकी आंखों के नीचे ये आँख के कोने में मांस का टुकड़ा पाया जाता है, सर पे ढेर सारे बाल, शरीर पे भी कई लोगों के ढेर सारे बाल होते हैं। और क्या होता है, आपके क्या होता है, कान में एक विशेष तरह की मसल्स होती है, जो कुछ लोगों का कान हिलता भी, आपने नोटिस किया होगा, जो पशुओं के लक्षण हैं। और आपके हाथ में इस तरह के फ्लिपर्स जैसे तैरने के लिए वाली चीज़ें होती हैं। ये सारे वेस्टिजियस ऑर्गन हैं, अवशेषी अंग हैं, ये हमारे प्रमाण देते हैं। फिर मैंने कहा कि जीवाश्म से प्रमाण मिलता है कि जीवाश्म जो लाखों साल पहले दब गया और उससे मैच करते हैं, उसके पास चोंच थी, पूंछ थी, पैर थी। अजगर के बारे में कहते हैं कि लैमार्क साहब ने कहा कि अजगर जो है एक ऐसा जानवर है जिसमें सबसे पहले पैर होते थे, और जब बिल में घुसने लगा तो पैर को सिकोड़ के घुसने लगा, और इस तरह से हज़ारों लाखों साल इस प्रक्रिया के बाद उसका जो है पैर धीरे धीरे अवशेषी अंग हो गया। और कहा उन्होंने कि आप अजगर के वो पलट के देखेंगे तो उसमें जो है अवशेषी अंगों के प्रमाण मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने लैमार्कवाद पढ़ा, हमने डार्विनवाद पढ़ा, हमने उत्परिवर्तन थ्योरी यानी म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डिब्रीज की पढ़ा, और हमने पढ़ा कि इनकी थ्योरीज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, और मेरा दावा है कि 90% क्वेश्चन आपके MCQs के, यानी जो विज्ञान के जो आप MCQs लगाएंगे उसमें से 90 से 95% क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। कमेंट में लिखिएगा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या समस्या आ रही है। अगर आपको इन वीडियो से मदद मिल रही हो, रियली बिना ताम झाम के कोई सीधे सटीक वीडियो आपको दिया जा रहा है, समझाने के लिए कोशिश हो रही है, तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। सावन का महीना है, बहुत ही बढ़िया माना जाता है, कई गाने चले हैं, सावन का महीना पवन करे शोर, मतलब ये बहुत ही बढ़िया महीना होता है। साइंटिफिकली भी पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए सावन का महीना और बसंत का महीना बहुत ज़बरदस्त होता है। तो एकदम जी जान लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका पढ़ना वैसे ही है कि रसरी आवत जात है, क्या होता है पूरा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर बनत निशान। आप कितने भी औसत दर्जे के छात्र हों, कितने भी कमज़ोर हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप फोकस हो करके किसी चीज़ को रगड़ते हैं या उस पर एक्सरसाइज करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो एक दिन आप सक्षम हो जाएंगे, और सक्षम होने के बाद आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसी रही, और इसमें क्या क्या आपकी सलाह भी होगी, वो भी हम इसमें ऐड करना चाहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।